हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर हमें यहाँ पे दिल्ली से देखने को मिल रही है। दरअसल में ऐसा बताया जा रहा है कि कल शाम 6:52 के आसपास एक स्लो मूविंग गाड़ी थी। वो अचानक से यहाँ पे जो रेड फोर्ट के पास में रेड लाइट है वहाँ पे रुकी एंड अचानक से उसके अंदर धमाका हुआ। अब ये धमाके की वजह से जो आसपास की गाड़ियां थी वो भी काफी हद तक डैमेज हो गई और जिस वजह से बताया जा रहा है कि 9 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हैं। अब यहाँ पे पूरी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम हर एक एंगल से इसको जांच कर रहे हैं। अभी फिलहाल किसी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी या नहीं थी, अभी इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके दिल्ली को भी और पूरे देश भर को ही हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। खासकर आसपास के जो रीजन्स हैं जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब हो गया। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी, वो यहाँ पे अपने काम पे लग चुकी है। सिमिलरली जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो भी यहाँ पे हर एक सैंपल को यहाँ पे एनालाइज कर रही है ताकि ये देखा जा पाए कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी यहाँ पे पीस एंड शांति एस्टेब्लिश हो पाएगी एंड बहुत जल्दी हमें रीजन पता लग पाएगा कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्यों। पर हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नोटिस करें ना तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज और भी देश भर के अंदर करने की कोशिश करी गई है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे पिछले 15 दिनों के अंदर 2900 kg से भी ज्यादा के जो एक्सप्लोजिव मेकिंग मटेरियल है ना उसको यहाँ पे पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर का जो आपका पुलिस है उन्होंने यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया एंड उस ऑपरेशन के अंतर्गत 7 लोगों को अरेस्ट हुए एंड साथ ही साथ जो एक्सप्लोजिव बनाने का जो मटेरियल था 2900 kg से भी ज्यादा वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जब्त कर लिया है। अब ये अपने आप में बड़ा ही कंसर्निंग पता क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो काफी ज्यादा रेडिकलाइज हो गए थे जो ये काम कर रहे थे। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये जो 7 लोग पकड़े गए ना इनमें से 2 डॉक्टर भी हैं। आप समझ पा रहे हो? डॉक्टर लोग जो हैं आपके जो इलाज करते हैं वो इस तरह से पाकिस्तान के साथ और बाकी दूसरे देशों के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि हाँ भाई चलो ठीक है कि उसके पास पैसे कम थे उस चक्कर में कर रहा है। नहीं, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। ये लोग आपके प्रॉपर यहाँ पे अच्छे यहाँ पे इनके पास डिग्रीज थी। वो यहाँ पे रेडिकलाइज हो रखे थे इस तरह के प्रोफेशनल्स जो इस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जैश ए मोहम्मद का भी हाथ हो सकता है और बाकी जो आपकी अन्य जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है अंसार गवाजत अल हिंद, इनका हाथ भी हो सकता है। तो ऐसे ही इनका जो लिंकेज था वो अलग अलग आपके संस्थानों के साथ था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 11 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो बच्चे अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर बनना चाहते हैं उन सबके लिए हमारी टीम ने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया है, सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपके रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके टेस्ट होते रहेंगे। उन टेस्ट को आप देंगे, उस टेस्ट से आपको पता लगता रहेगा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या कितना खराब कर रहा हूँ, कैसे मुझे अपने आप को बेहतर करना है। वो सारी चीजें आपको इन टेस्ट के माध्यम से पता लगती रहेंगी। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स प्रोग्राम के साथ हमने और भी एड ऑन फीचर्स डाले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सिलेक्ट 360 के साथ भी आप ले सकते हो, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप इसमें साथी मेंटरशिप भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आपका सिलेक्ट 360 प्रो के अंदर हो जाएगा। तो ये सारे जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं ताकि आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और ज्यादा शानदार कर पाएं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप इन बैचेस के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो रेजस मेकाओ के बारे में पढ़ना है। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये एक प्रकार का मंकी ही है, ठीक है ना। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। मैं आपको समझाता हूँ कंट्रोवर्सी कैसे है। देखो, आप सबने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सुना होगा आप लोगों ने, है ना, पढ़ा भी होगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर। पहले क्या होता था, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर टोटल 6 शेड्यूल हुआ करते थे। आई रिपीट, हुआ करते थे। बट 2022 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस करे गए, कुछ अमेंडमेंट्स करे गए, जिस वजह से अब इन 6 शेड्यूल्स को रैशनलाइज करके अब 4 शेड्यूल बना दिए गए हैं। तो आज के समय कोई आपसे पूछे कि WPA के अंदर कितने शेड्यूल हैं, आंसर इज 4। पहले हुआ करते थे 6। अब क्या आता है इन 4 शेड्यूल के अंदर?
देखो अगर हम बात करें ना शेड्यूल 1 की, तो शेड्यूल 1 के अंदर मिलती है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। जो आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे आपका आपके मतलब क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब आईयूसीएन स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, इन जनरल जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे आपके टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, सेंगाई डियर, इस तरह के जो आपके स्पीशीज होते हैं, इनको हम शेड्यूल 1 में रखते हैं। अगर किसी ने भी इनको मारने की कोशिश करी, कुछ भी ऐसा किया गया, तो उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। बात करें दोस्तों शेड्यूल 2 की, शेड्यूल 2 में भी हम प्रोटेक्शन देते हैं, पर शेड्यूल 1 के मुकाबले कम प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर कोई यहाँ पे शेड्यूल 2 के ऊपर यहाँ पे कुछ करेगा, तो यहाँ पर भी पेनल्टी लगेगी, पर शेड्यूल 1 के मुकाबले कम पेनल्टी लगेगी। बात करें दोस्तों शेड्यूल 3 की, तो शेड्यूल 3 कवर करता है आपकी जो प्लांट स्पीशीज को। इसमें वो प्लांट स्पीशीज आ गई जिनको कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखना, इसमें एनिमल्स नहीं होते, शेड्यूल 3 में प्लांट्स होते हैं। बात रही शेड्यूल 4 की, यहाँ पर अगर हम बात करें जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अंतर्गत जो आपकी अलग अलग स्पीशीज आती हैं, उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, क्योंकि भारत को ग्लोबल कमिटमेंट्स के साथ यहाँ पे आपका कंप्लाई करना चाहता है। दैट इज वाई ये शेड्यूल 4 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो अगर कोई बच्चे नए हैं और वो इसका पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करे होंगे कि सर इसका पीवाईक्यू आया हुआ है शेड्यूल 6 के बारे में, मैंने जैसा आपको बताया वो क्वेश्चन 2022 से पहले आया था। 2022 से पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब नहीं है 6 शेड्यूल, अब केवल और केवल 4 शेड्यूल ही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, ये तो बात होगी WPA 2022 के बारे में। पर क्वेश्चन आता है कि हमारा टॉपिक तो ये था, ये वाला रेजस मकाव, अब ये क्या है? देखो आप इस बात को समझना, हुआ पता क्या कि जब हमारे पास ये 4 शेड्यूल आपको देखने को मिले, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4, तो उस समय चीजें चेंजेस करेंगे। मतलब जब आप 6 शेड्यूल को 4 शेड्यूल में रैशनलाइज करोगे, तो कोई स्पीशी ऐड होगी, कोई स्पीशी रिमूव होगी, होगा ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दरअसल में उस टाइम 2022 के समय क्या हुआ, ये जो आपका मंकी है रेजस मकाओ, इसको यहाँ पे शेड्यूल 2 में जगह नहीं दी गई। क्यों? यहाँ पे ऐसा सोचा गया कि भाई ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज में काफ़ी हद तक कॉमनली देखने को मिलता है, तो इसको किसी शेड्यूल में डालने की क्या ज़रूरत, ऐसा सोचा गया। प्लस एट द सेम टाइम आप लोग नोटिस करते हो कि कई बार मंकीज शहरों में आ जाते हैं, फिर वहां पे थोड़ा सा मतलब मतलब ऐसे कन्फ्लिक्ट सा हो जाता है लोगों और मंकीज के बीच में, ये काफी हद तक देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हमने इसको शेड्यूल में डाल दिया होता, तो कहीं ना कहीं काफी हमें दिक्कत आ जाती। उसका रीजन ये है कि अगर ये शेड्यूल से बाहर है ना, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी म्यूनसिपैलिटी वगैरह हो गया, वो यहाँ पे इनको ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे अभी जो ऐसे डॉग्स वगैरह होते हैं, जो आवारा कुत्ते आपके होते हैं, आवारा कैटल होते हैं, तो म्यूनसिपल कमेटी के रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से उनको मैनेज कर लिया जाता है। तो सेम मंकीज को भी वो ऐसे मैनेज कर लेंगे। अगर हमने शेड्यूल में डाला होता, तो कहीं ना कहीं भाई वहां पे तो इनको फुल प्रोटेक्शन होता, पेनल्टी होती अगर कोई कुछ भी करता, वो सारी बातें। तो इस वजह से ये सोच के इनको शेड्यूल 2 में उस टाइम नहीं डाला गया था। पर बाद में क्या हुआ, बाद में इसका बहुत बड़े लेवल की क्रिटिसिज्म आज के समय हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि भाई इनको शेड्यूल 2 में डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया, हमने सोचा कुछ और पर्सपेक्टिव था। एक तो सरकार को बहुत ज्यादा सुनाया गया इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट की वजह से कि भाई आप क्या कर रहे हो, इनको कंजर्व करना है या नहीं, आपने प्रोटेक्शन से बाहर इनको क्यों कर दिया है। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सरकार को खुद लगा कि इनके जो नंबर्स हैं अब धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करें। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, जिसको हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर चेयर करते हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि इनको यहाँ पे शेड्यूल 2 के अंतर्गत हमें री इंस्टेट वापस इनको डाल देना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर काफी हद तक आपको ये प्राइमेट स्पीशीज जो है वो देखने को मिल जाती है। अर्बन इकोसिस्टम में भी आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम दोनों में अडेप्टेबल होते हैं। मेजरली नदन और सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, गाँव में भी पाए जाते हैं, शहरों में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ध्यान ये रखना, इनका मीडियम साइज होता है, पिंक कलर का फेस होता है, प्लस अर्बेनाइजेशन के बढ़ने से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के ही अपना जो जगह है वो इनके बीच में टूट जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, लोग इनको खाना खिलाते हैं, तो कई बार उससे भी ह्यूमन मंकी कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, जिससे इनके भी नंबर्स कम हो जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम कई बार शहरों में आके या गांव में जाकर ये आपके एग्रीकल्चर को तबाह भी कर देते हैं। तो थोड़ा सा कंसर्न हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
IUCN के हिसाब से इनका जो स्टेटस है वो आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। मैंने जैसे आपको बताया WPA में पहले शेड्यूल 2 में थे, पर आज के समय नहीं है। अभी बोला जा रहा है, अभी रिकमेंड किया गया है कि इनको वापस से शेड्यूल 2 में लाया जाए, ताकि इनके अगेंस्ट जो क्रुएलिटी होती है, इलीगल कैप्चरिंग होती है या अनरेगुलेटेड बेसिस के ऊपर ट्रेड होता है, इसको हम यहाँ पे रोक पाए। राइट, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज द टॉपिक ऑफ वोल्केनिक लाइटनिंग। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, कई बार हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं वोल्केनिक लाइटनिंग, या इसको हम नाम देते हैं डर्टी थंडर स्टॉर्म का भी। अब सवाल आएगा, सर इसका मतलब क्या है? देखो, आप इस बात को समझना। देखो, जब एक वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो तो सबने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, जब एक वॉल्केनो आता है तो उसके साथ साथ और क्या आता है सर? ऐश, मिट्टी, डस्ट वगैरह आ गया, जो धुआं वगैरह है वो सब हो जाता है। कुछ रॉक के छोटे छोटे टुकड़े भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मान लो एक वॉल्केनो बहुत तेजी से फटा, तो क्या उसके साथ ये सब भी एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब जब ये सब चीजें एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगी, वो एक दूसरे से टकराएंगी, तो उससे क्या होगा सर? उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा एक दूसरे के साथ। वो जब उनकी झड़प होगी, जब वो कोलाइड करेंगे, एक दूसरे का रब करेंगे, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। अब इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन से भाई इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। कोई चीज पॉजिटिव चार्ज बन जाती है, कोई नेगेटिव चार्ज, कुछ पार्टिकल बन जाते हैं। अब ध्यान रखना, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं। भारी होने की वजह से वो जमीन के पास होते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, नीचे है नेगेटिव चार्ज। इससे क्या हो जाता है? इससे एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो जाती है, जब इतनी हाई हो जाती है, उससे ऐसी लाइटनिंग सी आती है। जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि ऐसे जैसे आपको बिजली चमकी हो, ऐसा सा कुछ हमें देखने को मिलता है। पर ध्यान रखना, ये आपका बिजली चमकना थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें, जो आप नॉर्मली आप बिजली देखते हो, उसका कारण कुछ अलग है। राइट, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे, जो नेचुरल लाइटनिंग होती है उसका कारण अलग है। पर यहाँ पर ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो ऐश और पार्टिकल्स हुए, उससे आपके फ्रिक्शंस हमें आती हुई देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। ठीक है, अब आज के समय जो रिसर्चर्स हैं वो काफी हद तक इस वॉल्केनिक लाइटनिंग को स्टडी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें पहले पता नहीं था इसके बारे में। देखो, ये तो बल्कि अगर हम बात करें 79 AD में भी जो माउंट वेसुवियस है जो था, ठीक है, उसको यहाँ पे प्लिनी द यंगर ने ऑलरेडी यहाँ पे नोटिस कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज पहली बार हम यहाँ पे इसको पढ़ने जा रहे हैं। पुराने समय के अंदर ऑलरेडी पहली बार, मतलब पहले भी बहुत बार यहाँ पे ऐसा हमने स्टडी किया है। ये जो माउंट वेसुवियस है ना, ये दरअसल में आपको इटली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक स्ट्रेटो वोल्केनो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये आ रहा है कि सर हम इसको स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, एक्चुअली में ना, ये जो वॉल्केनिक लाइटनिंग होती है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह के ऐश के क्लाउड बन जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ वॉल्केनिक ऐश की वजह से क्या हो जाता है, आपके जो आपके एविएशन सेक्टर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इंजन फेल हो जाते हैं आपके प्लेन्स के। ठीक है, फ्लाइट का रूट हो सकता है अचानक से चेंज करना पड़े, क्योंकि अचानक इस जगह के ऊपर वॉल्केनिक लाइटनिंग हो गई है। सिमिलरली, इस पर्टिकुलर बिजली कड़कने की वजह से कई बार आपके एरिया में हो सकता है कि आपकी बिजली पूरी खत्म हो जाए, कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो जाए। एंड साथ साथ अगर हम बात करें, वॉल्केनिक लाइटनिंग से हमें जानकारी भी मिलती है। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। कहीं ना कहीं लोगों को भी जानकारी देनी हो, उसके रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पे हेल्प करता है। तो आज के समय ना हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस इस तरह के ऐश प्लूम मैपिंग है, जो हमें इनको स्टडी करने में मदद करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपने एविएशन सेक्टर को हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस रूट से नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर आपके वॉल्केनिक लाइटनिंग हो रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें रेजिडेंट्स वगैरह को इवैक्यूएट करने के अंदर, यहाँ पे मदद करेगा। तो इस तरह के जो मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, जैसे आपका वर्ल्ड वाइड लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क, अगर वो यहाँ पे इनको अच्छे से डिटेक्ट कर लेंगे, तो उससे सारे काम करने में काफ़ी आसानी हो पाएगी। तो ये कुछ बातें हैं वॉल्केनिक लाइटनिंग के बारे में जो हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज देशबंधु चित्तरंजन दास जी। अभी रिसेंटली दोस्तों इनका यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी थी, तो हमने इनको सेलिब्रेट किया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। एंड डेफिनेटली हमें इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए।
दोस्तों इनका जो जन्म था चित्तरंजन दास जी का, वो 1870 में कैलकाटा में हुआ, एक बंगाली परिवार के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे जो भवानीपुर के अंदर लंदन मिशनरी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन था उसको अटेंड किया, एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा से इन्होंने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। इसके बाद ये पढ़ने इंग्लैंड चले गए, तो मिडल टेम्पल इन इंग्लैंड में यहाँ पे इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, एंड यहाँ पे 1894 में यहाँ पे बैरिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है ना, वो इनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या क्या रोल रहा वहां से पूछेगा। देखो इनको नाम तो था चित्तरंजन दास जी, पर इनको देश बंधु का यहाँ पे इस नाम से बोला जाता है। देश बंधु क्या है? देश यानी कि कंट्री, देश का दोस्त, इस नाम से देश बंधु के नाम से इनको यहाँ पे जाना जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस को मेंटरिंग देने वाले देश बंधु चित्तरंजन दास जी ही थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जब हुआ था, तो उस टाइम पे आप लोग जानते होंगे कि एक कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी। अब इस हंटर कमेटी में तो भारत का रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं गया था, राइट, और एक तरह की खाना पूर्ति की गई थी जलियांवाला बाग को एक तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, जो महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और साथ साथ चित्तरंजन दास जी, ये तीनों मिलकर अपने एंड पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या रीजन रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो उस नॉन ऑफिशियल कमेटी, ये कोई ऑफिशियल कमेटी नहीं थी, ये बस हम लोगों ने खुद बना ली थी, तो नॉन ऑफिशियल कमेटी के भी यहाँ पे मेंबर थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो गांधी जी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। साथ ही साथ 1922 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास जी ही थे। अब आप लोग जानते होंगे स्वराज पार्टी के बारे में। दोस्तों एक्चुअली पता क्या हुआ, अगर हम बात करें चौरी चौरा इंसिडेंट की, आप सबने सुना होगा चौरी चौरा इंसिडेंट। जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, वहां वायलेंस हुई, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। अब जब 1922 में ये घटना होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपका विड्रॉ कर लिया जाता है, तो उस समय अचानक लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि अब आगे क्या करना है। देखो इसमें एक ग्रुप तो था नो चेंजर्स वाला। नो चेंजर वाले ग्रुप ने बोला कि जो गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे ही हम नॉन कॉपरेशन करते रहेंगे, बॉयकॉट करते रहेंगे, और हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो वो नो चेंजर वाली पार्टी थी, मतलब नो चेंजर वाला ग्रुप था। बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि नहीं, हमें यहाँ पे चुनाव लड़ने चाहिए, हमें यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हम एंट्री करें, एंड वहां पर जाके ब्रिटिशर्स को हम यहाँ पे क्रिटिसाइज करें। ऐसा मानने वाले को बोला गया स्वराजिस्ट। और दरअसल में ये स्वराजिस्ट की जो बात थी, ये मेजरली रखी गई बाय चित्तरंजन दास जी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू जी। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली, मोतीलाल नेहरू जी और आपके चित्तरंजन दास जी ने। एंड डेफिनेटली ये जो पार्टी थी काफी सक्सेसफुल हमें देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने काफी सारी जो इलेक्शंस हुए उनमें यहाँ पे काफी सीट्स दी थी, एंड हमारे कांग्रेस के जो एजेंडा था उसको ब्रिटिश काउंसिल के अंदर जाके यहाँ पे सामने रखा, ताकि एक तरह से स्वराज सेल्फ रूल की हम यहाँ पे डिमांड कर पाए। इस पर्टिकुलर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो CR दास जी थे, एंड साथ साथ इसके जो सेक्रेटरी थे वो मोतीलाल नेहरू जी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका रोल अलीपुर बॉम्ब केस को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए भी हुआ। दरअसल में आप लोग जानते होंगे कि 1908 में कोशिश ये करी जाती है कि जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ड, उसको यहाँ पे मारा जाए। अब आप जानते होंगे कि उस टाइम के ऊपर जो खुदीराम बोस जी हैं और प्रफुल्ल चाकी जी, इन्होंने कोशिश करी थी इनको यहाँ पे मारने की, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और दो और जो ब्रिटिश वुमेन थी वो यहाँ पे उनकी मारी गई इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो ये अलीपुर बॉम्ब केस था, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी के पीछे कई लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए गए, जैसे श्री अरबिंदो घोष जी हो गए, वरिंदर कुमार घोष हो गए, और भी इसके अलावा इनको पकड़ लिया गया। तो ट्रायल जो पूरा का पूरा चला ना, उसी को हम बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसमें यहाँ पे चित्तरंजन दास जी ने डिफेंड किया इनको, एंड काफी सक्सेसफुली इन्होंने यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करी। सिमिलरली अगर हम बात करें, एक डाका कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ। डाका कॉन्स्पिरेसी केस दरअसल में जो आपकी अनुशीलन समिति है ना, उसका जो ढाका वाला रीजन है, मतलब ढाका वाला जो पोर्शन था, उसमें ढाका अनुशीलन समिति चलती थी, तो वहां पे उस केस को भी यहाँ पे इन्होंने डिफेंड किया। फिर 1923 के अंदर बंगाल पैक्ट इन्होंने करवाया बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, ताकि दोनों के बीच में एक तरह से शांति एस्टेब्लिश करी जा पाए। और इनका आइडिया ऐसा था कि यहाँ पे दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड आपका गवर्नमेंट जॉब्स। इसके साथ ही साथ चित्तरंजन दास जी ने बहुत अच्छी पोइट्री भी लिखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स
एक है सागर संगीत, द सॉन्ग्स ऑफ द सी, ये 1913 में पब्लिश हुई और यहाँ पे इनकी जो पोइम्स है वो यहाँ पे इनकी पब्लिश्ड है। सिमिलरली अंतर्यामी की बात करें, 1914 में ये रिलीज हुई एंड यहाँ पे इन्होंने स्पिरिचुअल थीम्स, फिलोसफिकल थीम्स के ऊपर अपनी बात रखी है। सिमिलरली किशोर किशोरी में इन्होंने यहाँ पे जो यूथ क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करता है, यूथ के क्या सपने हैं, इनको यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में दर्शाया है। इसके अलावा मलांचा, माला, सागर संगीत, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पोइट्री वर्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक लिटरेरी जर्नल नारायण, इसको भी यहाँ पे एडिट किया। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी वर्क्स के अंदर आपको वैष्णवाइट इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली लोगों के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया। तो ये कुछ बातें थी देश बंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं गूगल्स एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट ऑन क्रिसमस आइलैंड। ये थोड़ा सा क्रिसमस आइलैंड की आपको लोकेशन जाननी होगी। देखो जब हम बात करते हैं ना दोस्तों क्रिसमस आइलैंड की, तो आप ध्यान में रखिएगा ये है यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड। ये देखो ऑस्ट्रेलिया से है तो दूर, पर ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है क्रिसमस आइलैंड। इसीलिए क्रिसमस आइलैंड को हम ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल टेरिटरी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ठीक है ना। और आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो क्रिसमस आइलैंड की, कितनी इंटरेस्टिंग आपकी लोकेशन है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इंडोनेशिया से लगभग ये 350 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फॉस्फेट भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है कि क्रिसमस आइलैंड के ऊपर बहुत भारी मात्रा में आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्रिसमस आइलैंड के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर ओशियानिक माउंटेन, ठीक है, और आपका यहाँ पे आपका मरे हिल जो है ना सबसे बड़ा आपको हाईएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हर साल रेड क्रैब्स जो होते हैं ना वो बहुत भारी मात्रा के अंदर यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड आते हैं एंड ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसी आइलैंड के ऊपर क्रिसमस आइलैंड के ऊपर आपको क्रिसमस आइलैंड नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इस क्रिसमस आइलैंड के ऊपर गूगल क्या कर रहा है, देखो गूगल ने दरअसल में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टाई अप किया है और यहाँ पर ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक मेजर एआई डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा। अब इस एआई डेटा सेंटर से होगा क्या, देखो यहाँ पे ना जो गूगल का इतना सारा काम एआई के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है उसी को यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, पर साथ में ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का भी रोल रहेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एआई डेटा हब बनेगा प्लस एआई एनेबल्ड मिलिट्री कमांड कंट्रोल, डिजिटल रेजिलियंस। तो एक्चुअल में ना गूगल और ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे मिलकर इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे लीड करेंगे। तो इससे कोशिश यही होगा कि गूगल का जो अंडर वाटर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करें, उसको यहाँ पे एआई के साथ लिंक करें एंड उससे ऑस्ट्रेलिया की जो डिजिटल सिक्योरिटी है वो भी बेहतर होगी और साथ ही साथ जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी। तो आप कह सकते हो कि दोनों को फायदा हो रहा है, कुछ फायदा गूगल को भी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया को भी है। ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज और शानदार होगी, सिक्योरिटी बेहतर हो पाएगी और गूगल का यहाँ पे एक तरह से सेंटर बन जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें गूगल के सब सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक फर्दर कनेक्शन उसको देखने को मिल जाता है। तो दोनों के लिए एक तरह से फायदेमंद का सौदा आपको देखने को मिल रहा है ये क्रिसमस आइलैंड के अंदर, ये जो चीज एआई डेटा सेंटर इस तरह से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एक्साइज मालाबार 2025। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोस्तों। कल यानी कि 10 नवंबर से यहाँ पे एक्साइज मालाबार स्टार्ट हो चुकी है। ये एक्साइज मालाबार 10 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगी। पॉइंट है इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, देखो अंडरस्टैंड आप ये करना कि जब एक्साइज मालाबार शुरू हुई थी 1992 के अंदर तो उस समय 2 कंट्रीज थी इसमें केवल, यूएसए और इंडिया। बट आगे जाके हमने इसमें जापान को भी इंक्लूड किया और आगे जाके हमने इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया। तो ये जो चारों देश जिनको हम क्वाड नेशन के नाम से जानते हैं, ये चारों देश आपके एक्साइज मालाबार का यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्साइज होगी ये 2 फेजेस में होगी। पहला फेज होगा 10 से लेकर 12 नवंबर का, ये होगा आपका हार्बर फेज। हार्बर होता है जो बंदरगाह फेज होता है। यहाँ पर आपस में चारों देश मिलकर प्लानिंग के ऊपर फोकस करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को आज शानदार बनाने की कोशिश करेंगे, एक्सचेंज कैसे दोनों देश मतलब चारों देशों के बीच में बेहतर हो सकता है उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसके बाद इसका जो सी फेज होगा, जो समुद्र फेज होगा वो होगा। अब इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स की जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, एंटी एयर वॉरफेयर, ज्वाइंट फ्लीट ऑपरेशंस। अगर मान लो कई बार कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ देना है, उसको कैसे साथ में मिलकर किया जा सकता है
उनके रिगार्डिंग ये काम होगा। तो ये है आपका इस बार का एक्सरसाइज मालाबार। एक साल ये आपका इंडियन ओशन में होती है, अगले साल ये पैसिफिक ओशन में होती है, इस तरह से करी जा रही है। तो इस बार की कहाँ हो रही है? इस बार हो रही है ये गुआम के अंदर। ये देखो गुआम, ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। इसकी जरा आप लोकेशन देखो गुआम की भी। देखो गुआम जो है ना, वो दरअसल में यूएसए की टेरिटरी है। आप सोच रहे होंगे कि यूएसए की टेरिटरी यहाँ कैसे? देखो यूएसए की टेरिटरी छोटी छोटी दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहीं पर आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर आपको माइक्रोनेशिया में गुआम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके यूएस के नेवल और यूएस के एयरबेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे एंडरसन एयरफोर्स बेस, नेवल बेस गुआम, यही आपको देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली इससे चारों देश मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। एंड भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपका सागर सिक्योरिटी एंड गोल्स फॉर ऑल इन द रीजन, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, उनको भी यहाँ पे फर्दर सपोर्ट करता है। एंड भारत के जो चीजें हैं, जैसे भारत के पार्टिसिपेशन जा रहा है बाय आईएनएस सयादरी, जो कि प्रोजेक्ट 17 क्लास से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं भारत भी एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की तरफ यहाँ पे कदम ले रहा है। तो ये बातें आपको एक्सरसाइज मालाबार के बारे में क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था विजयनगर एम्पायर के बारे में। दोस्तों जो विजयनगर एम्पायर है ना, वो दरअसल में तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ है। सो दैट इज बाय फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। गोगाबील लेक के बारे में बात करें तो यस, दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंडियन वल्चर की बात करें ना, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी बात रही वन अधिनियम 1980 की, तो यस, इसके बारे में जो बात यहाँ पे लिखी गई है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।